हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी टेट सॉल्यूशनिस्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड एग्ज़ाम का पेपर जो कि 2020 में हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इससे पहले मैं एक हिंदी लैंग्वेज का पार्ट करा चुका हूँ और एक इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट सॉल्व करा चुका हूँ। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ऑप्शनल पेपर जो कि है साइंस ग्रुप का। तो जो साइंस ग्रुप का पेपर है वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे एक्सप्लेन करने वाले उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगा, और बाकी जो सिंपल याद करने वाले होंगे तो डायरेक्ट होंगे मैं आंसर बताऊंगा। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सी टेट सॉल्यूशंस के नाम से ही है, तो उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक है, कौन सा हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसका आंसर क्या है, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों ही होंगे, और ज़्यादा पार्ट इसमें बायोलॉजी का पूछा गया है जो मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। और स्पेशली देखिए, वैसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें तो वैसे 9th-10th लेवल तक का ज़्यादा आना चाहिए, बट जो इसमें पेपर आया है वो 11th-12th से ज़्यादा आया है। ऐसा नहीं कि 10th तक से नहीं आया है, वहाँ से भी आए हैं क्वेश्चन, बट 11th-12th से ज़्यादा पोर्शन कवर हुआ है, ठीक है। तो आप 11th-12th का एक बार सिर्फ देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, जो भी आपके नोट्स हैं या फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है एंटीबायोटिक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग स्थिर पानी के कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर क्या है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, है ना। इसका ऐड भी आता है टीवी पे, ठीक है। जैसे बरसात के टाइम पे हमें जैसे गमले होते हैं या कूलर में होता है, ठीक है, उसमें रुका हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, है ना, तो उसमें पनपता है इनका जो मच्छर होता है, तो मलेरिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। अब देखिए क्या है, रक्त में मुख्य शर्करा क्या है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड। तो ये क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है। अगर ये पूछेगा दूध में, ठीक है, अगर पूछेगा कि दूध में क्या होता है तो क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल से ही क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर 11th-12th में बायोलॉजी में भी होगा, बट केमिस्ट्री में कहाँ है, बायोमोलिक्यूल्स में है ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी एंट्रोपी अधिक है, ठीक है। तो हमसे एंट्रोपी पूछिए, हाईएस्ट एंट्रोपी। तो देखिए एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस होती है ना, ठीक है। ये आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, रैंडमनेस, ठीक है, या अनियमितता, ठीक है। तो देखिए इसको हम तो देखिए जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है, उसमें सबसे कम रैंडमनेस पाई जाती है। फिर लिक्विड में होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो रैंडमनेस होती है वो किस में होती है, गैसेज में होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बर्फ, ठीक है, आइस हमारा सॉलिड हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, लिक्विड, लोहे का टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ आयरन, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। तो जो वाष्प है मीन्स वेपर है, वो क्या, गैस फेज में, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, गैस की होती है। तो गैस फेज में कौन है यहाँ पे, वेपर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सरलतम एमिनो एसिड NH2CH2COOH। तो देखिए क्या है, ग्लाइसिन, ये हमारा पहला क्या है, ग्लाइसिन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा ग्लाइसिन। तो देखिए ये भी हमारा क्या है, बायोमोलिक्यूल से आया है क्वेश्चन, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री में है। और जो हमारा ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, एकमात्र ये एमिनो एसिड जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो करीब पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड है, तो कौन सा हमारा ग्लाइसिन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कायरल सेंटर नहीं होता है, क्योंकि देखिए है ना, CH दो तो इसमें H हो गए, है ना, और एक NH2 और COOH ये अलग है, तो इसलिए कायरल सेंटर ही नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या पूछा गया है, कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है, इसका वर्णन करता है। तो इसका अंदर क्या है, तुमने पढ़ा होगा, ये भी हमारा 12th क्लास से आया क्वेश्चन, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल्स में है, ठीक है, प्रोटीन्स में। तो क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन विकृतीकरण, ठीक है। इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो हमारे सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, टूट के क्या बन जाते हैं, 1 डिग्री में आ जाते हैं, ठीक है। डीनेचर होके क्या होते हैं, 1 डिग्री में बन जाते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये वहीं से आया है क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जंग मीन्स रस्ट, हमसे पूछा गया रस्ट, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की, ठीक है, तो वहाँ पर फॉर्मूला लिखा है Fe2O3.XS2। ये क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है,
ठीक है। अब वैसे से इन्होंने फॉर्मूला यही देना चाहिए था कि Fe2.XH2, बट जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी दिया गया है Fe2O3 प्लस FeOH का होल थ्राइड। यहाँ पे Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और FeOH क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइड। बट जो फॉर्मूला होता है रस्ट का वो NCERT में दिया हुआ है, क्या है, Fe2O3.XH2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, जो कि 11th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ाया जाता है, बट इतना डिटेल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत। देखिए क्या है, हमसे पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन से एक ही समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि 7 तो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, और 18th क्या होता है, हमारे ग्रुप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ग्रुप में कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए जिंक है हमारा, क्या है, जिंक कौन से पीरियड में आता है, सॉरी जिंक कौन से ग्रुप में आता है, 12th पीरियड में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है ना 21 स्कैंडियम से, फिर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, जिंक आता है लास्ट में, यहाँ पे जो उसका लास्ट ग्रुप ही होता है। तो जिंक हमारे क्या होता है, 12th ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो जिंक, ठीक है। तो अगर हम नीचे को आते हैं तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। तो ये तो हमारे एक ही ग्रुप के हैं। फिर देखिए निकिल, ठीक है, प्लम्बेट, और ये क्या है हमारा, प्लेटिनम, ठीक है, ये भी हमारे एक ही ग्रुप के होते हैं। फिर ये क्या है, कॉपर, सिल्वर और ऑरेंज, ठीक, मतलब गोल्ड, ठीक है। तो ये भी हमारे एक ही ग्रुप के हैं। तो इसमें हमारा क्या नहीं है, देखिए जो Mn है ना, ठीक है, तो Mn, Ru और इरिडियम ये हमारे एक ही ग्रुप के नहीं है। तो मतलब इसका आंसर हमारा क्या है, Mn, Ru और इरिडियम, क्योंकि जो Mn है मैग्नीज के नीचे आता है टेक्नीशियम और रेहेनियम, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेहेनियम। और देखिए जो ये है, ठीक है, ये क्या है, रुदेनियम है, तो ये क्या आता है, ये आयरन के नीचे आता है, Fe, Ru और OS, ठीक है, ऑस्मियम। और जो यहाँ पे इरिडियम है, इरिडियम कहाँ आता है, कोबाल्ट के नीचे आता है, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है हमारा, बी, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है, बाकी ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण पूछा है हमसे, क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी 11th क्लास का क्वेश्चन है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ठीक है, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड। अब देखिए हमसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा क्या है, देखिए एक सिग्मा है, यहाँ पे एक पाई है, एक सिग्मा ये है और एक पाई है, ठीक है। तो 2 सिग्मा है, 2 पाई है, बट पाई को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 है, तो 2 का हो जाएगा हमारा sp हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका sp हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ठीक है। ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है हमारा, मिट्टी तेल में, मीन्स कैरोसिन में हमारा ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक 11th क्लास में। अब मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड है, बट ये बायोलॉजी वाले इसे अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन, ठीक है, ये किस में होता है हमारा, ब्रायोफिलम में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, ठीक है, 8 न्यूक्लियकृत और 7 कोशिकीय, इसका डायरेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, F1 पीढ़ी का दोनों जनकों से मिलना जुलना कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सहप्रभाविता। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी 4 RNA में उपस्थित होता है, ठीक है। तो DNA RNA में आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये 12th के केमिस्ट्री में भी है, बायोमोलिक्यूल में और बायोलॉजी में तो होगा ही, ऑब्वियस बात है। DNA RNA में एक बेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे DNA क्या है, यहाँ पे थाइमीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थाइमीन हमारा अब्सेंट होता है, ठीक है, RNA में। और DNA में क्या होता है हमारा, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल और थाइमीन होते हैं ना, तो ठीक है। तो RNA में हमारा अनुपस्थित होता है कौन सा, थाइमीन अनुपस्थित होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, और DNA में क्या होता है, थाइमीन होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूकेरियोटिक जीवों में कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान DNA का प्रतिकृतिकरण होता है। तो ये क्या है हमारा, एस फेज है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कोशिका कर्तोत्की से पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता गिराती है। तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण सशक्तता। निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है, मीन्स मॉलिकुलर स्केसर।
तो इसे क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं, फैक्चुअल चीज़ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना हानि होती है ना लाभ होता है कहलाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सहभोजिता। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन C3 एवं C4 पौधे में समान रूप से होता है, तो ये क्या होता है, कैल्विन पाथवे। अगला देखिए क्या है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण। ठीक है, एक इन सीटू होता है, एक्स सीटू होता है ना। ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में पढ़ते हैं एनवायरमेंट साइंस में। तो इसमें हमारा क्या है, पवित्र उपवन। तो देखिए आप क्वेश्चन को देखिए अच्छे से एनालाइज कीजिए और इसी टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, बाकी आपको ऐसे एनसीईआरटी तो पढ़नी चाहिए 10th तक। बाकी थोड़ा जो 11-12 का ज़्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है, तो 11-12 की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, बट जो ऐसे फॉर्मूले हैं इतना हार्ड भी नहीं आया है, पेपर ईजी है, बट ये कि बस याद होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, पढ़ा होना चाहिए। अब जिसकी प्रीवियस नॉलेज अच्छी होगी तो इसमें अच्छा कर जाएगा, तो इसलिए आप अपनी नॉलेज थोड़ा सही रखिए सब्जेक्ट की। अब देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक फलों को पकाने में प्रभावी है। तो एथिलीन हम 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। ठीक है, 10th क्लास के साइंस में है। ठीक है, यूजेज है ना, यहाँ एल्कीन के यूजेज। ठीक है, तो उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 10th से है ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थों की पादपों के सवनी उत्कों के द्वारा सामूहिक गति कहलाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक का चयन कीजिए, तो इसमें सभी हैं, उपयुक्त से सभी। अगला देखिए क्या है, लिंग सहलग्न प्रभावी रोग है, तो ये क्या है, हीमोफीलिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से पेप्टाइड हार्मोन का चयन कीजिए, तो ये क्या आता है, इंसुलिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जी अंग के रूप में मेलफी की नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किसमें पाई जाती हैं, कॉकरोच में। अगला देखिए क्या है, गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कोशिका को देखा हो, इसका वर्णन किया, तो क्या है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सी चीज़ है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विनाइट्रीकरण में डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो ये क्या होता है, स्यूडोमोनास। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 31 क्वेश्चन। ठीक है, अभी थोड़ा फिजिक्स का पार्ट आ गया। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय किरण में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, इसका आंसर क्या है, रेडियो तरंग। इसको याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा देखिए कॉस्मिक रेज, फिर है क्या है, गामा रेज, फिर है एक्स रेज, फिर यूवी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, फिर आता है विजिबल, फिर आता है IR मीन्स इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव और लास्ट में आता है रेडियो। तो देखिए अगर हम ये लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, और जो इसका लैम्डा में वेवलेंथ होता है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, आपको पता है ना, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ मीन्स लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू कम होगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से देखिए आप यहाँ पे एक और याद कर सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर मीन्स ये। ठीक है, विबग्योर में अगर लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो जो रेड है ना, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, किसके कारण पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सटीक विभवांतर को मापता है, तो इसका अंदर क्या है, उच्च और अनंत प्रतिरोध होने के कारण। तो हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोणीय त्वरण निर्भर करता है मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये 11th क्लास के फिजिक्स में है। ठीक है, तो ये देखिए आप अगर आप फॉर्मूले याद करते हैं डायरेक्टली तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन होता था 11th में, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, एक रिलेशन निकलता था यहाँ पे। तो देखिए आई क्या है यहाँ पे, ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टाउ क्या है हमारा, बल आघूर्ण मीन्स टॉर्क। ठीक है, तो रिलेशन होता था। तो यहाँ पे किन में डिपेंड करता है ये, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया है, बर्नौली का प्रमेय आधारित है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, उसकी इक्वेशन होती थी ना, P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चालक की धारिता निर्भर करती है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, चालक के परिमाण, ठीक है, और उसके आकार, ठीक है, उसके साइज पे और उसके
शेप पे डिपेंड करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप है, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो परम शून्य ताप होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, या फिर क्या होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, F = 9/5C+32। अब देखिए जब अब यहाँ पे C की वैल्यू रखेंगे, C क्या हमारा -273 है ना, -273, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल तो ये समथिंग आएगा 459 समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि, सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटी हमें ढूंढनी है। तो देखिए वेक्टर क्या है हमारा, कोणीय आघूर्ण। ठीक है, जो क्या है एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। बाकी देखिए डिस्टेंस, एनर्जी, हीट, ये सब क्या है हमारे स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। तो देखिए हमसे पूछा गया, देखिए पतले उत्तल लेंस और पतले अवतल लेंस, एक हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, एक कॉन्केव लेंस दे रखा है, उनकी क्षमता मीन उनकी जो पावर है, पावर का रेशियो हमें दे रखा है 3/2। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब वे संपर्क में होते हैं मीन जब वे कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो प्रत्येक की फोकस रे हमें इंडिविजुअल उनकी दोनों की क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो इसका आंसर निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको सॉल्व, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए है ना, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का 1/f = क्या होता है 1/f1 + 1/f2। ठीक है, इस तरह से निकल के आता है। और ये पावर होती है, पावर क्या होती है P = 1/f। ठीक है, डायोप्टर होती है उसकी यूनिट। देखिए मैंने इसको सॉल्व करके आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है 1/f1 + 1/f2। ठीक है, अब f1 हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो f1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो P = 1/f, आपको फॉर्मूला पता है। अब देखिए P1 = क्या हो जाएगा 1/f1 और P2 क्या हो जाएगा 1/f2। अब देखिए हमें गिवन क्या है, P1/P2 हमें गिवन है ना, ये रेशियो में गिवन है 3/2। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देखिए, तो यह हो जाएगा F2/m क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो F2 है, F2 रिलेट किससे कर रहा है, कॉन्केव लेंस से, तो जो F2 का जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ से F2 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं -3/2 F1 रख सकते हैं। हम ये वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते थे, बट यहाँ पे हमें रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करने के लिए रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1/f2 यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा -2/3 F1। ठीक है, ये F2 की वैल्यू हो गई, क्योंकि F1 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो F2 की वैल्यू निगेटिव ही आएगी। अब देखिए यहाँ पे 1/f2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो ये ओवरऑल निकल के आ जाएगा F1 = 10 सेंटीमीटर। फिर आप F2 को भी सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस रिलेशन में वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो ये F1 और F2 दोनों की यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे विद्युत का अच्छा चालक नहीं बनाते। अब देखिए आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा N टाइप सेमीकंडक्टर एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं डोपिंग करते हैं। तो N टाइप के लिए क्या करते हैं हम, जो जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी डोपिंग करते हैं, और P टाइप में क्या करते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले की डोपिंग करते हैं। अब देखिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस तो हमारा क्या है देखिए 15 है ना, तो ये देखिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इससे तो क्या बनेगा N टाइप बनेगा। फिर देखिए बोरोन क्या है, बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिससे P टाइप बनेगा, P टाइप सेमीकंडक्टर। फिर देखिए गैलियम, गैलियम में भी क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इससे भी P टाइप बनेगा। और जो कैल्शियम उसमें 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हमारा कोई सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा, इसलिए ये हमारा अच्छा चालक नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बाकी देखिए P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, उससे उनकी कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिल स्टेशन में गाड़ी चलाते समय एथिलीन ग्लाइकोल को पानी में मिलाने की सलाह क्यों आती है। तो इससे देखिए क्या होगा, इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स वो जल्दी जमेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला सिंपल सा है H2CO NH2। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। ठीक है, जो कि लैब में बनाया गया था, अमोनियम साइनेट को गर्म किया था वोलर ने। ठीक है, वोलर ने क्या किया गया था, अमोनियम साइनेट को गर्म किया था, और उससे हमारा क्या बन गया था, यूरिया बन गया था। वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई थी।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या है एंटोइन लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित होता है, तो इसके अंदर क्या है NH3 अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केले के पौधे में हम कौन सा हिस्सा खा सकते हैं, एंडोकार्प और कम विकसित मेसोकार्प। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं, तो इसका अंदर क्या है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु किसका है, ठीक कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो इसकी एक याद करने की ट्रिक भी है। ठीक है, ऐसे पिताजी करके, पिताजी। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है, जो पी से क्या है हमारा पीतल, पी से क्या है पीतल है, ता से मीन्स तांबा, तांबा मीन्स क्या होता है कॉपर होता है, और जी फॉर जिंक, हो जाएगा कॉपर और ये हो जाएगा जिंक। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कॉपर और जिंक। ऐसे क्या होता है, कांसा होता है, कांसा मीन्स ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है कॉपर प्लस Sn। ठीक है, तो आप इनके याद कर सकते हैं, 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी आप इनको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है हमेशा, पिछली बार भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्या है, मिनीमाटा बीमारी प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये मरकरी से होती है मिनीमाटा, और कैडमियम से क्या होती है इटाई इटाई। ठीक है, तो दोनों का आप याद रखिए, इससे क्या होती है इटाई इटाई रोग होता है, इससे इटाई इटाई। अब देखिए क्या बायोगैस मिश्रण है, तो बायोगैस किसका मिक्सचर है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है, तो इन चारों में से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, HI। ठीक है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है GOC में, तो HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, तो ऐसे जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे CH4 है, ठीक है, NH3 है और H2 है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों की बात करें तब तो HF क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बट जब इन चारों की बात करें तो HI हमारा क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है, तो ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस रोज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इससे आप डिलीट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो और भी कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन उसके भी आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।